दोस्तों, हिंदी सिनेमा में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी का नाम जरूर आता है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो दर्द था वो सुनने वालों के दिलों में उतर जाया करता था। कहने को तो इंडस्ट्री में सुरों के एक से बढ़कर एक फनकार हुए, लेकिन किसी में वो बात नहीं दिखी जो मोहम्मद रफ़ी में थी। 31 जुलाई साल 1980 को मोहम्मद रफ़ी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि संगीत की दुनिया में जैसा नाम और सम्मान मोहम्मद रफ़ी ने कमाया, उसे हासिल करना वाकई काबिले तारीफ है। रफ़ी साहब ने अपने करियर में करीब 25,000 से अधिक गाने गाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने में जिन संगीतकारों का योगदान रहा, उनमें मोहम्मद रफ़ी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। अपने सुरों से रफ़ी साहब ने कई गायकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनके गीतों ने न जाने कितनी प्रतिभाओं को जन्म दिया और प्रेरित किया। पंजाब के कोटला गांव में 24 दिसंबर साल 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में से रफ़ी दूसरे नंबर पर थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी थोड़े अलग थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में फ़कीर को गाते सुनकर रफ़ी ने गाना शुरू किया था। धीरे धीरे ये सूफी फ़कीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और वह मोहम्मद रफ़ी से उस्ताद मोहम्मद रफ़ी बन गए। रफ़ी के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफ़ी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उनके बड़े भाई के साथ सलून में काम सीखने के लिए उन्हें भेज दिया था। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। साल 1933 की बात है, जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। फिर साल 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में केएल सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। फिर डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। उनका पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरिए। इसी तरह लगातार गाने गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप, जो कि साल 1944 में आई थी, उसका गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था और जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया साल 1946, शहीद साल 1948, दीदार साल 1951, कोहिनूर साल 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बेजू बावरा फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद रफ़ी बन चुके थे।
दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की रफ़ी आवाज़ बन गई। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि साल 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने न गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी इस बात को मानकर गाना गाना छोड़ दिया था। लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी ने कई नामचीन अभिनेताओं को फिल्मों में आवाज़ दी, जिनमें शम्मी कपूर, शशि कपूर, देव आनंद, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना का नाम शामिल। इनमें सबसे ज़्यादा गाने उन्होंने वेटरन एक्टर शम्मी कपूर के लिए गाए थे। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर के नाम कई हिट बदन पे सितारे, तुमसे अच्छा कौन है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसे गाने हैं। शम्मी कपूर अपने आप को मोहम्मद रफ़ी के बिना अधूरा मानते थे। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की जोड़ी ने कई हिट गाने दिए। इनमें एक गाना था जंगली फिल्म का सुकु सुकु। ये गाना आज भी उतना ही खुशमिजाज लगता है जितना उस दौर में लगता था। आज भी लोग इस गाने को घूमते फिरते मस्ती में गुनगुना ही देते हैं। वेस्ट इंडीज में तो ये गाना इतना चर्चित हुआ कि वहाँ मोहम्मद रफ़ी सुकु सुकु मैन के नाम से लोकप्रिय हुए। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। वहीं शम्मी कपूर अपनी फिल्मों और गानों को लेकर काफ़ी सोच विचार करते थे। गाना कैसे फिल्माया जाएगा, कौन गाएगा और बहुत कुछ। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी का एक लोकप्रिय गाना दिल के झरोखे में, जिसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था, उसके लिए शम्मी जी ने रफ़ी साहब के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने रफ़ी को कहा था कि रफ़ी अगर एक सांस में वो इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा लेंगे तो उनके तारीफों के पुल बन जाएंगे। ये गाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जब रफ़ी ने इसकी रिकॉर्डिंग की तो हर कोई हैरान रह गया। रफ़ी ने इस गाने को एक टेक में रिकॉर्ड किया। बस फिर क्या, आज भी ये गाना एक क्लासिक है। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार बॉलीवुड के खास हीरे कहे जाते हैं। दोनों ने एक से बढ़कर एक गाने फिल्मी दुनिया को दिए और आज भी इनके गाए गाने सदाबहार हैं। लेकिन फिल्मी गलियारों में अक्सर ये बात होती थी कि किशोर दा रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते। वहीं दोनों को लेकर फिल्मी दुनिया में कई किस्से भी मौजूद थे। दरअसल किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में रफ़ी और किशोर के बीच दुश्मनी को सिरे से नकार दिया था। उनके मुताबिक दोनों ही एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और किशोर दा रफ़ी साहब को बड़े भाई जैसा मानते थे। जब किशोर दा रफ़ी साहब के साथ उनकी खिंचतान की खबरें पढ़ा करते थे तो खूब हंसा करते थे। अमित कुमार के मुताबिक जब 31 जुलाई 1980 का दिन था तो किशोर दा के लिए वो दिन बेहद भारी था। इस दिन 55 साल की उम्र में रफ़ी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जब किशोर दा रफ़ी साहब के घर पहुँचे तो उन्हें देखकर खुद को रोक न सके। किशोर दा ने रफ़ी साहब के पैर पकड़े और फूट फूट कर रोने लगे। किशोर दा को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था और उन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम थी। साथ ही वो सब गलतफहमियां भी लोगों के मन से दूर हो गई कि किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं। रफ़ी जितने महान सिंगर थे उतना ही उनका स्वभाव भी अच्छा था। एक बार कोई उनसे मिल लेता तो हमेशा उन्हें याद करता था। रफ़ी साहब के स्वभाव के कई किस्से भी बॉलीवुड में मशहूर हैं। लेकिन एक दफ़ा उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन पर गुस्सा आ गया था। वे इतने नाराज़ थे कि रिकॉर्डिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। रफ़ी साहब को किस बात पर गुस्सा आया और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी, ये बताने से पहले हम आपको उस फिल्म के बारे में बताएं
जिसका ये गाना था। दरअसल 3 अप्रैल 1921 को फिल्म कुदरत रिलीज हुई थी। इसी फिल्म का ये गाना था। इस फिल्म को चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुणा ईरानी, देवेन वर्मा आदि अहम भूमिका में थे। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था और इसके गीत मजरूह सुल्तानपुरी और कातिल शिफई ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा ने गाया था, जो कि बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वह फिल्म का बैकग्राउंड गीत था। ये गीत जब पंचम दा के सामने आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी नए गायक से इसे गवाया जाए। बर्मन दा फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए। लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही ये गाना गाएं तो बेहतर है। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ सुनी थी। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप गढ़गिल की आवाज़ सुन लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रफ़ी साहब से बात कर लेंगे। बर्मन दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ सुनी। चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ चेतन आनंद को पसंद आ गई। ऐसे में उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब भी इस गाने के साथ ज़्यादा न्याय करते। इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मन दा ने रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। बता दें कि रिकॉर्डिंग के समय चंद्रशेखर गढ़गिल भी वहां मौजूद थे। चाय की चुस्कियों के बीच रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की आवाज़ आई जो कि रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि ये गाना पहले किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। रफ़ी साहब ने आर.डी. बर्मन को बुलाया और पूछा कि पंचम, ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है। इस पर आर.डी. बर्मन ने पूरा मामला रफ़ी साहब को बताया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब गढ़गिल की आवाज़ में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने बर्मन दा से कहा, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो? एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो? अपनी बात कहकर रफ़ी साहब वहां से चले गए। बर्मन दा ने समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब किसी गायक की मेहनत खराब नहीं करना चाहते थे। बस फिर इसके बाद फिल्म में चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ में गाना बजा और वह गाना था, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है, दुख सुख की हर एक माला। मोहम्मद रफ़ी के गाने ऐसे होते थे कि जिनको सुनकर ऐसा लगता था कि उस गाने को पर्दे पर एक्टिंग करने वाले हीरो ने ही गाया है। ऐसे कई गाने हैं जिनको सुनकर लोगों को भ्रम हो जाता था कि उस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने नहीं बल्कि उसी एक्टर ने गाया है जिस पर वह गीत फिल्माया गया है। एक बार बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म हम दोनों के प्रदर्शन के बाद दर्शकों ने समझ लिया था कि फिल्म के गाने मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया को खुद देवानंद ने ही गाया है। यही नहीं, दर्शक वैसा सुरीला और बेहतरीन गाना गाने के लिए देवानंद की तारीफ करने लगे। देवानंद और साधना स्टारर फिल्म हम दोनों के रंगीन संस्करण का प्रीमियर 3 फरवरी 2011 को हुआ था। इस समारोह के मौके पर देवानंद ने कहा कि क्या आवाज़ थी। रफ़ी साहब अपनी आवाज़ से पर्दे पर माहौल बना देते थे और एक्टिंग को आसान बना देती थी। उनकी आवाज़ रेशम सी मुलायम थी, सुबह की ओस जैसी भीनी थी और झरने की तरह ऊर्जा से भरपूर थी। उसी कार्यक्रम में देवानंद ने बताया था कि साल 1967 में हम दोनों फिल्म
बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां इसके गीतों की बहुत प्रशंसा की गई। हम लोगों ने इस फिल्म के गीतों के भी सब टाइटल्स लगाए थे और जर्मनी के लोग तो जैसे इस गीत के दीवाने हो गए। वहाँ के लोग सोचते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गीत को मैंने ही गाया। वे लोग मुझे बधाई देने लगे कि आपने कितनी मधुर आवाज़ में इस गाने को गाया है। जब यह बात मैंने रफ़ी साहब को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर बर्लिन में मैंने किसी लाइव शो में यह गीत गाया तो कहीं जर्मन लोग मुझे देवानंद न समझ ले। इस पर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रफ़ी साहब जैसे सुर के अवतार थे। मैं अपनी अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय उनको देता हूँ। साल 1961 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है के गीत जिया ओ जिया कुछ बोल दो से लेकर साल 1980 की फिल्म मनपसंद के गीत लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो गाने तक उनकी आवाज़ मेरे साथ रही। फिल्म हम दोनों साल 1961 में रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक इस फिल्म के गीत लोगों की जुबान पर है। फिल्म का निर्माण खुद देवानंद ने ही किया था, जबकि उनके भाई विजय आनंद ने इसका निर्देशन किया था। फिल्म में देवानंद दोहरी भूमिका में थे और इसमें नंदा, साधना और लीला चिटनिस भी थे। फिल्म जयदेव के संगीत के लिए भी जानी जाती है और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म के सभी गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत आज भी बार बार गाए गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म के गाने जितने बेहतरीन हैं उतनी ही बेहतरीन है इस फिल्म की कहानी। देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के अंडर में बनी यह फिल्म दो जुड़वा सैनिकों की कहानी है। जब सरहद की लड़ाई में दोनों में से एक की मौत हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति परिवार को इस बारे में बताने जाता है। फिर यहीं से शुरू होती है उलझने। उस दौर में इस तरह की कहानी पेश करना काफी नया और अनोखा था। खैर, रफ़ी साहब को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक था। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के ही पास थी। रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। यह टैक्सी उस जमाने में 70,000 रुपये की थी। रफ़ी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी है। सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी का करियर 3 दशक से लंबा रहा, जिसमें उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए। जाने कितने ही गानों की रिकॉर्डिंग की, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जिसकी रिकॉर्डिंग करते करते खुद मोहम्मद रफ़ी इतने इमोशनल हो गए थे कि अपने आंसू रोक नहीं पाए थे। मोहम्मद रफ़ी इस गाने की रिकॉर्डिंग करते करते खुद रोने लगे थे और आज भी जब उनका ये गीत कोई सुनता है तो अपने आंसू रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसके बोल हैं बाबुल की दुआएं लेती जा। डायरेक्टर राम माहेश्वरी की फिल्म नील कमल का ये गीत आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है। साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म नील कमल में वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार लीड रोल में थे। इस फिल्म का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड करते वक्त मोहम्मद रफ़ी रिकॉर्डिंग रूम में ही फूट फूट कर रोने लगे थे। मोहम्मद रफ़ी को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोग हैरान रह गए थे और सोच में पड़ गए थे कि आखिर रफ़ी साहब को अचानक क्या हो गया, वो ऐसे रोने क्यों लगे। दरअसल इस गाने की रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले ही रफ़ी साहब ने अपनी बेटी की सगाई की और 2 दिन बाद रफ़ी साहब की बेटी की शादी थी। ऐसे में जब उन्होंने ये गाना गाया तो अपने आंसू वो रोक न पाए। उन्होंने करीब 50 साल पहले एक मैगजीन शमा मैगजीन को दे एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैं गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मेरे दिमाग में अपनी बेटी की होने वाली शादी का ख्याल था।
मैं मेरी बेटी की शादी का मंजर देखने लगा और उन लम्हों को याद करके बहुत जज्बाती हो गया। मुझे लगा मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और मेरे आंसू बहने लगे। मैंने इसी हालत में ये गाना रिकॉर्ड किया था। नील कमल फिल्म का विदाई गीत बाबुल की दुआएं लेती जा ऐसा गीत है जो आज भी जब कभी किसी लड़की की शादी में बज जाए तो लोग अपने आंसू न रोक पाए। इस सुपरहिट गाने को उस दौर में ही नहीं बल्कि आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये गाना सुन आज भी किसी भी लड़की की माँ और बाबुल की आंखें नम हो जाती है। फिर बात करें रफ़ी साहब के निजी जीवन की तो मोहम्मद रफ़ी की शादी साल 1938 में बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ था। और जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर चली गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरा निकाह किया, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने एक बार एक इंटरव्यू में उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि मोहम्मद रफ़ी के कई ऐसे फैंस हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी है जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। दरअसल 31 जुलाई साल 1980 को रात के करीब 10:30 बजे मोहम्मद रफ़ी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया था। अगली सुबह उन्हें जूहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफ़ी साहब के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। मोहम्मद रफ़ी के निधन के दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि निधन की अंतिम यात्रा की रिकॉर्डिंग को हिंदी फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया था। मोहम्मद रफ़ी की अंतिम यात्रा इतने बड़े स्तर पर की गई थी कि जो लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम मोहम्मद रफ़ी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आगे भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।